हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का होने वाला है टेस्ट। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही महीनों में आपकी एग्जाम होने वाली है, यानी बहुत ही कम समय बचा है। अब आपको अपनी तैयारी को जांच करना है। इसके लिए आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि आपसे कितना बन पा रहा है। आज ये आपका लाइव टेस्ट होने वाला है, सारे बच्चे तैयार रहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और हम लोग टेस्ट लेंगे, कहाँ पर? तनु क्लासेस ऐप में। याद रखिएगा, तनु क्लासेस ऐप में संडे को हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा महा टेस्ट होने वाला है। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी दे देंगे हम, ठीक है? चलो इस टेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। क्या आप लोग इस टेस्ट के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार सारे बच्चे दिल बना करके भेजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग वही क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके एग्जाम में आता है, जिस प्रकार का प्रश्न आता है। तो बहुत अच्छा मौका है कि आपको पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन आता है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में आता है। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था? तो प्यारे बच्चों, उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब हुआ था? प्यारे बच्चों 1921 में। और खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि हड़प्पा टीला, इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया? हड़प्पा टीला के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया? आप याद रखिएगा, उसका नाम है चार्ल्स मैसन ने। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? अब ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है विशाल स्नानघर, एक पूछा जाता है अन्नागार। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से हम लोगों को स्नानगार और अन्नागार के बारे में पता चला है। तो उस जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही मशहूर शहर है मोहनजोदड़ो, जहां से स्नानगार के बारे में, अन्नागार के बारे में पता चला है। ठीक है, पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है? तो आप कहोगे सूती कपड़ा का जो साक्ष्य है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। आपको पूछा जाएगा नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी मतलब यानी एक प्रकार का मूर्ति मिला है जो डांस करते हुए पाया गया। नर्तकी मतलब डांस करने वाली मूर्ति, मतलब वो मूर्ति डांस नहीं करती थी, जिस तरह से डांस किया जाता है ना, जिस पोज में, जिस पोजीशन में, वैसा ही टाइप का वो मूर्ति मिला। तो पूछा जाता है कि ये जो नर्तकी मूर्ति है प्यारे बच्चों, ये कहां से मिला? ये भी प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जिसको सिंध का बाग कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। राइट आंसर जो भी बच्चे बी लगाए हैं एकदम उसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं ये जो लोथल है ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। तो लोथल किस नदी के किनारे हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे। अगर वहीं पे प्यारे बच्चों हम सवाल पूछेंगे कि प्यारे बच्चों बताइए ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा ये किस नदी के किनारे है? तो आप कहोगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हम कहेंगे कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे? तो आप कहोगे कि जो मोहनजोदड़ो है प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो ये आपका सिंधु नदी के किनारे। वहीं अगर हम पूछेंगे कि जो कालीबंगा है या बनावली है ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, एक है कालीबंगा, एक है कालीबंगा, एक है बनावली। ये दोनों जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा सरस्वती नदी के किनारे। यहां पर क्वेश्चन पूछा लोथल किस नदी के किनारे है, आपको जवाब देना है भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लोथल को ही क्या कहा जाता है? बंदरगाह शहर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है गोदीबारा, क्या पूछा जाता है? गोदीबारा। गोदीबारा का मतलब होता है बंदरगाह। तो गोदीबारा यानी बंदरगाह कहां से मिला? लोथल से। लोथल को बंदरगाह शहर कहा जाता है। लोथल आपका गुजरात में है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, अच्छा लोथल का खोज कब हुआ था? याद रखिएगा 1954 में। लोथल का खोज 1954 में हुआ था, लेकिन लोथल में खुदाई कब से शुरू हुआ? 1955 से। ये डेट भी आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन बी फोर्थ का सही हो जाएगा। जो भी बच्चे बी लगाए हैं 89% बच्चे लगाए हैं, इसका मतलब जबरदस्त तैयारी है आपका। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक कौन है? आपको पता है दो किताब के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक किताब है इंडिका और एक किताब है अर्थशास्त्र।
बताइए तो ये दोनों किताब में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये दोनों किताब में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य जी यानी चाणक्य। इंडिका के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? मेगास्थनीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक कौन है? आप कहोगे मेगास्थनीज। आप लोग आंसर अपने से आंसर देना, मेरा देख के मत बोलना, ठीक है? नहीं सर मेरा दोस्त आज पूरा दिन क्लास किया, मैं तो अभी आया हूं, मुझे नहीं पता। प्लीज तुम्हारा दोस्त किया होगा तो वो कुछ किया होगा। तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अब आप बताइए ये जो मेगास्थनीज है ये क्या था? ये एक राजदूत था। राजदूत, राजदूत का मतलब राजाओं का खबर को पहुंचाने वाला। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज है वो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है ये भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो पूछा जाएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और ये जो मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कौन सी किताब में? एक अर्थशास्त्र और एक इंडिका, ये दोनों किताब में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा मौर्य वंश की जानकारी इंडिका से और अर्थशास्त्र मिलती है। और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कौटिल्य किसके लेखक है? अभी हमने कहा कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। अल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखा प्यारे बच्चों? अल बिरूनी, जो कि ख्वारिज्म का रहने वाला था। इन्होंने जो किताब लिखा उसका नाम है किताबुल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया? धम्म क्या था? एक प्रकार का धर्म था जिसकी शुरुआत अशोक ने किया था। तो याद रखिएगा धम्म की शुरुआत किसने किया? अशोक ने किया। अशोक जो है ये किस वंश से था? इसका वंश क्या था? याद रखिएगा अशोक मौर्य वंश से था। और कहा जाता है कि अशोक मौर्य वंश कहा जाता है क्या है ना? तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा है। तो अशोक जो कि मौर्य वंश से था, तीसरा राजा था, इन्होंने ही धम्म की शुरुआत किया। याद रखिएगा अशोक को पियदस्सी राजा भी कहा जाता। पियदस्सी। सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत किसने किया था? अभिलेख लिखने की शुरुआत, तो याद रखिएगा अभिलेख लिखने की शुरुआत सबसे पहले अशोक ने ही किया था। पूछा जाता है कि जो अशोक का अभिलेख है इसको सबसे पहले किसने पढ़ा? तो याद रखिएगा उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या ये सब आपको पता है? जितना सब हम बोल रहे हैं ना ये सब भी याद रखना या लिख लो जल्दी जल्दी में, स्पीड में, क्योंकि ये सब भी सवाल आता है, समझ गए? तो जेम्स प्रिंसेप पूछा जाता है कि बताइए अशोक का अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो उसका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री है जो भारत आया था? उसका नाम है फाहयान। याद रखिएगा फाहयान। आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य, इसकी शुरुआत किसने किया था? गुप्त साम्राज्य या फिर गुप्त वंश कह दीजिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा उसका नाम था श्रीगुप्त। उसका नाम क्या था? श्रीगुप्त। तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर गुप्त वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था ना। नहीं, याद रखना गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त जो है ये पहला शासक था। फिर दूसरा शासक का नाम क्या था? घटोत्कच। उसका नाम क्या था? घटोत्कच। जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं उनको ये दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। तो दूसरा राजा का नाम क्या था? घटोत्कच। फिर जो प्यारे बच्चों तीसरा राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये तीसरा राजा था गुप्त साम्राज्य का, है ना? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये तीसरा राजा था गुप्त साम्राज्य का। और चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये जो समुद्रगुप्त है ये गुप्त साम्राज्य का चौथा राजा था। तो आपको याद रखना है गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया, दूसरा राजा घटोत्कच है, तीसरा राजा चंद्रगुप्त प्रथम है और चौथा राजा समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। यहां पर पूछा गया कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आपने बी लगाया है, एकदम सही जवाब है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अगला प्रश्न तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों। पूछा गया पुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी से आप लोग जवाब दो जब तक हम आपको बताते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? जल्दी से बोलो। वेदों की संख्या 4 है, बहुत अच्छा। महाभारत में टोटल पर्व की कितनी संख्या है? महाभारत में टोटल पर्व की संख्या 18 है, ठीक है। महाभारत का जो युद्ध है याद रखना, हम लिख देते हैं महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? तो ये जो महाभारत का युद्ध है प्यारे बच्चों ये भी 18 दिन तक चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है तो ये भी याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है।
पुराणों की संख्या 18 है। पूछा जाता है विवाह के कितने प्रकार है, याद रखिएगा विवाह के 8 प्रकार है। विवाह के 8 प्रकार है, वेदों की 4 संख्या है, पर्व की टोटल 18 संख्या है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। अब पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद भगवत गीता में कितने चैप्टर है, भगवत गीता, याद रखिएगा भगवत गीता में कितने चैप्टर है, भगवत गीता में 18 चैप्टर है। और कितने श्लोक है, 700 श्लोक है। महाभारत में टोटल कितने चैप्टर है महाभारत में, याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये जो महाभारत है इसमें टोटल 1948 चैप्टर है, 1948। और इसमें श्लोक कितना है, 1,0217, यानी लगभग 1 लाख बोलते हैं हम लोग। ये सब सवाल आपको याद रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से 1 ना 2 सवाल प्यारे बच्चों हर बार आता है ना। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद ये भी याद रखना, उपनिषद, तो उपनिषद की जो संख्या है ये है 108, ठीक है 108, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, शॉर्ट में याद रख लेना। तो यहां पर पूछा पुराणों की संख्या क्या हो जाएगा, 18। अगला प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। अब हम लोग जानते हैं महाभारत के बारे में। ये जो महाभारत है इसके लेखक कौन है, आप लोग जल्दी से बताओ इसके लेखक कौन है, वेद व्यास। महाभारत को ही, महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता, जय संहिता। महाभारत को फारसी में क्या कहा जाता है, रज्मनामा, रज्मनामा, ठीक है। यहां पूछा महाभारत कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत के मूल रचनाकार कौन है, वेद व्यास। महाभारत में 1948 चैप्टर है, 1,0217 श्लोक है। महाभारत को ही महाकाव्य कहा जाता है। पूछा जाएगा महाभारत क्या है, एक महाकाव्य है। ये भी याद रखिएगा कि जो महाभारत है इसको पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचम वेद, ठीक। टोटल 4 वेद होता है, महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। क्या आपसे ये सब बन रहा है, अगर क्वेश्चन बन रहा है मतलब बहुत जबरदस्त है। प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी जरूरी सूचना है, आप सबको पता है हम लोग इस बार एक बहुत ही महा टेस्ट लेने वाले हैं आप लोगों का। आप कहोगे सर ये महा टेस्ट क्या है, आप लोगों का होने वाला है एक महा टेस्ट। और ये महा टेस्ट कहां पर होगा, सबसे पहले याद रखना तनु क्लासेस ऐप में। कब होगा, संडे को। किस टाइम पे होगा प्यारे बच्चों, शाम को 6 बजे। टाइम आप लोग बताओ, अच्छा टाइम आप लोग से पूछ लेते हैं। हम लोग जो है ना एक बहुत ही जबरदस्त टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल उस तरह से होगा जिस प्रकार का एग्जाम आपका फाइनल, जिस प्रकार का क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके टोटल आपको हम 100 क्वेश्चन देंगे, 100 क्वेश्चन। और किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का टेस्ट लेंगे, फिर इसी तरह सारा सब्जेक्ट का लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका लेंगे। तो आप लोग पहले हमें ये बताओ कि ये टेस्ट किस समय पे लेना चाहिए, टाइम 7 बजे शाम को या सुबह, क्लियरली बोलो। चलिए 6 बजे, 5 बजे, 7 AM, सुबह, सुबह जग जाओगे 6 AM, ठीक है। यानी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 6 बजे, कुछ बच्चे कह रहे हैं 5 बजे। मेरे ख्याल से ये टाइम आपका हम लोग रख देते हैं शाम को 5 बजे, ठीक है। 5 बजे कब, शाम को। ये टेस्ट आपका लगभग आधा घंटा या 45 मिनट का होगा, ठीक। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो देखिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, वो क्या है कि संडे को यानी कि परसों संडे को शाम को 5 बजे आपका एक बहुत ही स्पेशल महा टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट कहाँ पर होगा, अपना तनु क्लासेस ऐप में। और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा। तनु क्लासेस ऐप में एक ऑप्शन है फ्री टेस्ट का, वहीं पे ये टेस्ट होगा शाम को 5 बजे, बिल्कुल लाइव होगा। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। बस आप लोग तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, वहीं पे आपको ये टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको इन्फॉर्मेशन देना था, आप लोग तैयार रहना। चलो अब देखो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो भगवत गीता के महत्व पर गांधी जी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी ने महत्व विचार किए। याद रखिएगा भगवत गीता जो है इसमें टोटल कितने चैप्टर है, तो हमने कहा 18 चैप्टर है। इसमें टोटल श्लोक कितने हैं, 700। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय जो अर्जुन है ना वो घबरा गया था। तो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया था युद्ध के दौरान, शुरुआत में, युद्ध की शुरुआत में। वही सारी बातों को भगवत गीता में लिखा गया है जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। प्यारे बच्चों एक धर्म है जैन धर्म, है ना। तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म की शुरुआत किसने किया था,
आप याद रखना, जैन धर्म की स्थापना महावीर ने किया। और ये जो जैन धर्म है आगे चल के दो भागों में बट गया, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा, वो कौन सा सिद्धांत था? याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अभी जैन धर्म में टोटल कितना सिद्धांत है? अभी जैन धर्म में टोटल 5 सिद्धांत है और महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा था जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अगला प्रश्न जो कि लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? हम सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईने अकबरी कौन सी भाषा में लिखा गया है? आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखा गया है। आईने अकबरी में किसके बारे में पढ़ते हैं? आईने अकबरी में अकबर के बारे में पढ़ते हैं, अकबर के बारे में। ठीक है। और ये जो आईने अकबरी है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है और अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। तो आईने अकबरी जिसमें अकबर किस तरह से शासन चलाता था, अकबर का शासन के बारे में आईने अकबरी में पढ़ते हैं। फारसी भाषा में लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है और इस किताब को 5 भागों में बांटा गया है। ऑब्वियसली आप लोगों को आता होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सबसे पहले कौन से मुगल सम्राट ने किया था? तो आपको याद रखना है, अकबर। तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। कब किया था? 1604 में। लेकिन तंबाकू पर बैन किसने लगाया? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? दीवाने अशरफ का मतलब होता है वित्त मंत्री। तो अभी जो क्वेश्चन आता है ना वो इस तरह से आएगा कि बताइए अकबर का वित्त मंत्री कौन था। क्वेश्चन आएगा कि बताइए अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो आप कहोगे टोडरमल। टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। पूछा गया कि अकबर ने टोडरमल को वित्त मंत्री कब बनाया, दीवाने अशरफ कब बनाया? आप कहोगे 1582 में। तो जो भी बच्चे 15 का राइट आंसर लगाए हैं, ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अब प्यारे बच्चों, मुगल वंश यानी मुगल साम्राज्य, इनके बारे में बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा। आप याद रखिएगा, सबसे पहला सवाल यहाँ क्वेश्चन पूछा कि संस्थापक कौन था, तो इसका जवाब आप लोग दीजिए। हम लोग फिलहाल बात करते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपको पता है पानीपत में टोटल कितना युद्ध हुआ है? पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुआ, 3। ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो पहला तो याद रखना, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। पहला युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया। अकबर की तरफ से कौन था? बैरम खां। तो बैरम खां ने हेमू को हराया। फिर प्यारे बच्चों, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी के हारने से दिल्ली सल्तनत खत्म और बाबर जीत गया। और बाबर जीतने के बाद इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। तो इसलिए कहा जाता है कि मुगल वंश यानी मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने। कब किया? 1526 में। और 1526 से लेकर के 1530 तक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1526 से लेकर के 1530 तक किसका शासन चला? मुगल वंश का, यानी बाबर का शासन चला। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबर के बारे में और भी कुछ सवाल पूछा जाता है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप कहोगे पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है। 1527 में बाबर ने कौन सा युद्ध किया था? तो 1527 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया था, चंदेरी। 1528 में बाबर ने कौन सा युद्ध किया था? 1528 में सॉरी यहां पर हो जाएगा खानवा। 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध किया था। 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया था। 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध किया था, घाघरा। घाघरा का युद्ध का मतलब क्या हुआ कि ये जो युद्ध है घाघरा में हुआ था। खानवा जगह का नाम है, चंदेरी जगह का नाम है और घाघरा एक जगह का नाम है। बाबर ने 4 युद्ध किया। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। अब अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? प्यारे बच्चों, अकबर जब राजा बन गया था तो अकबर पहले राजधानी था मुगल साम्राज्य का आगरा, लेकिन जब अकबर राजा बना उन्होंने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। तो अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया? आप कहोगे फतेहपुर सीकरी को। अच्छा, ये फतेहपुर सीकरी शहर किसने बनाया? अकबर ने ही बनाया था। ठीक है। और याद रखना, अकबर जो है ये शेख सलीम चिश्ती के लिए दरगाह भी बनाया था, दरगाह। तो पूछा जाएगा शेख सलीम चिश्ती का दरगाह किसने बनाया? अकबर ने। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में।
ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी शहर को भी अकबर ने बनाया और उसको राजधानी भी अकबर ने बनाया, और फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह वो भी अकबर ने बनाया। किसके लिए? शेख सलीम चिश्ती के लिए। अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसको दीन इलाही धर्म कहते हैं। पूछा जाता है कि ये जो दीन इलाही धर्म है ये अकबर ने कब चलाया? आप कहोगे 1582 में। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सारा मुगल साम्राज्य के राजाओं के बारे में आपको याद रखना होगा क्योंकि यहां से सवाल आता है। देखो, भारत का पहला मुगल साम्राज्य कौन है? बाबर, जिसके बारे में अभी पढ़े कि बाबर का शासन कब से कब तक था? 1526 से लेकर के 1530 तक। बाबर के बाद दूसरा राजा कौन बना? हुमायूं। दूसरा राजा कौन बना? हुमायूं। हुमायूं का शासन कब से कब तक था प्यारे बच्चों? 1530 से लेकर के 1555 तक। आप कहोगे सर बीच में तो शेरशाह सूरी भी राजा बना था ना, तो अभी शेरशाह सूरी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। याद रखना, बाबर 1526 से 1530 और हुमायूं जो है ये 1530 से लेकर के 1540 तक बना था। ठीक, फिर 1540 से 55 तक शेरशाह सूरी बना, फिर दोबारा से हुमायूं बना था 1555 से लेकर के 56 तक। नहीं तो आप लोग डाउट में आ जाओगे, 2 बार बना था हुमायूं राजा। हुमायूं के बाद इसका बेटा शासक बना जिसका नाम क्या था? अकबर। पूछा जाएगा अकबर कब से कब तक शासन चलाया, तो याद रखना अकबर जो है 1556 से लेकर के 1605 तक शासन चला। किसका? अकबर का। अकबर के बाद अकबर का बेटा राजा बना। अकबर का बेटा का नाम क्या था? जहांगीर। पूछा जाता है कि जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया, तो याद रखिएगा जो जहांगीर है प्यारे बच्चों ये राजा बना था 1605 को, और 1605 से लेकर के 1627 तक किनका शासन चला? जहांगीर का। जहांगीर के बाद कौन शासक बना? जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां शाहजहां के बारे में कौन सी किताब में पढ़ते हैं? बादशाहनामा में। अब ये जो शाहजहां है ये 1628 से लेकर के याद रखना 1658 तक शासन किया था। 1658 तक। शाहजहां के बाद शासक कौन बना? शाहजहां के बाद बना था औरंगजेब। औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में पूछा जाता है कि जो औरंगजेब है ये कब से कब तक शासन किया? याद रखिएगा 1658 से लेकर के 1707 तक। ये जो है राजाओं के बारे में आपको याद रखना ही होगा क्योंकि ये डेट प्यारे बच्चों आपको पूछा जाता है। ठीक है, एक बच्चा कह रहे हैं, एक सेकंड रुको सर। चंपा चंपा क्या लिख रहे हैं? नेटवर्क इशू तो नहीं है सर। सबसे पहले जजिया कर सबसे पहले किसने जजिया कर सबसे पहले किसने लागू किया था? ये सवाल नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है जजिया कर समाप्त किसने किया? ये अकबर ने समाप्त किया था। दोबारा से लागू किया था औरंगजेब ने। ठीक है, जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। ये शासनकाल है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? वो है प्यारे बच्चों बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर जो कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट है। और बहादुर शाह जफर जो है इनको कहाँ भेज दिया अंग्रेजों ने? रंगून भेज दिया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जीएस लिविदेव को, है ना, जीएस लिविदेव को भारत विद्या का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत की किताबों के बारे में रूस में जाके बताया। हम्पी नगर किस साम्राज्य की राजधानी थी, या हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? यह भी एक सवाल है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। हरिहर तथा बुक्का ये 2 भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, हरिहर और बुक्का। और ये दोनों जो भाई है प्यारे बच्चों ये संगम वंश से था। और ये जो हम्पी नगर है, हम्पी ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम है ना, इसलिए हम्पी नगर का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। याद रखिएगा हरिहर तथा बुक्का किस वंश से था? संगम। टोटल कितना वंश था? SSTA, यानी विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश था, संगम, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडू वंश, SSTA। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध मंदिर से है। गोपुरम का मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा गेट होता है, उसी गेट को गोपुरम कहा जाता है। तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। यह ज्यादातर दक्षिण भारत के मंदिरों में पाया जाता था। निम्न में से कौन महिला संत थी? तो मीरा, अंडाल, कराइकल ये सभी प्यारे बच्चों महिला संत थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूछा जाएगा मीरा किसकी भक्त थी? तो आप कहोगे मीरा कृष्ण की भक्त थी। मीरा कृष्ण की। अंडाल किसकी भक्त थी? विष्णु भगवान की भक्त थी अंडाल, विष्णु भगवान की। ठीक है, अच्छा कराइकल किसकी भक्त थी? तो कराइकल जो है प्यारे बच्चों ये शिव की भक्त थी। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो हम सब जानते हैं गुरु नानक के बारे में। याद रखिएगा गुरु नानक जो कि हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। गुरु नानक ने क्या किया? सिख धर्म की स्थापना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सिख धर्म की स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था। और सिख धर्म का पहला गुरु कहा जाता है गुरु नानक को, प्रथम गुरु। ठीक है,
अगला प्रश्न, सिख धर्म में टोटल कितना गुरु है? 10 गुरु है। जैन धर्म में टोटल कितना गुरु है? 24, यानी 24 तीर्थकर है। ठीक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो एक है मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है। और शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो आगरा में है। आगरा में कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है ये भी चिश्ती सिलसिले से है। निजामुद्दीन औलिया हो गया, मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, है ना, और शेख सलीम चिश्ती हो गया। ये सारे लोग प्यारे बच्चों चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इब्न बतूता, तीन यात्री के बारे में पढ़ते हैं। एक है अल बिरूनी, एक है इब्न बतूता, एक है फ्रांसवा बर्नियर। क्वेश्चन पूछा, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण लिखा था, तो इब्न बतूता ने जो किताब लिखा था उस किताब का नाम क्या है? रिहला, या इसी को रेहला कहते हैं। तो ये जो रिहला किताब है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। ठीक है। उसी तरह से अल बिरूनी ने जो किताब लिखा था उस किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद। उसी किताब को हम लोग तहकीक ए हिंद कहते हैं। तहकीक, उसी किताब का एक और नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो तहकीक ए हिंद है, यानी ये जो किताबुल हिंद है, इस किताब के लेखक कौन है? आप कहोगे अल बिरूनी। ये किताब को कौन सी भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। तो तहकीक ए हिंद और रिहला ये दोनों आपकी अरबी भाषा में लिखा गया है। या राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? याद रखना प्यारे बच्चों, अल बिरूनी के बारे में ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि वो भारत किसके साथ आया था। अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान में हुआ था। वो भारत आया था महमूद गजनी के साथ, या कभी कभी ले दे सुल्तान महमूद, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो उसी को सुल्तान महमूद या महमूद गजनी कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद गौरी के साथ कौन आया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? प्यारे बच्चों, एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था जिसको संथाल विद्रोह कहते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच ये विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग संथाल विद्रोह कहते हैं। और ये जो संथाल विद्रोह है प्यारे बच्चों, ये आपका झारखंड में हुआ था। ठीक है। और याद रखिएगा ये किसने किया था? सिद्धू और कान्हू, दो भाई ने मिलकर के। एक का नाम था सिद्धू, एक का नाम था कान्हू। ये दोनों भाई ने मिलकर के संथाल विद्रोह किया था। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, दामिनी को ये क्या है? दामिनी को एक भूभाग है, यानी एक जमीन का टुकड़ा दिया गया था संथालों को रहने के लिए, उसी जमीन का नाम रखा गया दामिनी को। तो दामिनी को क्या है? एक भूभाग है, जमीन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कार्नवालिस कोड कब बना था? है ना, कार्नवालिस आपको पता है, एक बहुत गुड़िया यहाँ भी आओ। चलिए सारे बच्चे पहले बताइए, क्या आप लोगों से सारा क्वेश्चन बन रहा है? एक बार बताइए, क्योंकि बहुत ही आसान हमने क्वेश्चन लाया, मतलब ये समझो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो आपके एग्जाम में 100% रहता ही रहता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत कम है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सर हम 30 में 27 सही किए, नहीं 30 में 30 सही होना चाहिए था आप लोगों का। चलो सर, मेरा यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया, हमारे पेपर में कोई बीच में गैप नहीं है, क्या चेंज हो सकता है? नहीं, चेंज नहीं होगा टाइम टेबल, तो कोई बात नहीं, गैप अगर नहीं है तो थोड़ा सा वैसे आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी टाइम टेबल प्यारे बच्चों चेंज नहीं होगा, तो किसी तरह से आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, देख रहे हैं बहुत कम वीडियो को लाइक हुआ है, 2100-2200 बच्चे जुड़े हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, है ना। अचानक हम लोग लाइव आए, एकदम अचानक, किसी को नहीं पता था कि आज लाइव आएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों हम घर गए हुए थे, और हम घर दिन को ही गए थे लगभग 1 बजे, और फिर अभी आ गए। ठीक है, मेरा घर यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा 1.5 घंटा जाने में लगता है बाइक से। तो जैसे ही हम आए उसके बाद फिर अचानक 15 मिनट पहले आए, फिर सोचे चलो एक टेस्ट आप लोग का आज ले लेते हैं, है ना। और लगभग 2200 बच्चे जुड़े हैं लाइव में, तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। सर हमारी तैयारी नहीं हुई है, क्या करें? अच्छा ठीक है, इसके लिए भी आपको बता देंगे हम। ये पीडीएफ आपको तनु क्लासेस ऐप में प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री मिलेगा, टेंशन नहीं लो। आप लोग जितने भी बच्चे हैं ना, तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना कम से कम प्ले स्टोर से। देखो कोई ना कोई, अगर आप क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, मतलब क्या किए हैं, बात समझिए। ठीक है, यस सर बहुत इजी है, यस सर बहुत, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों सारे बच्चे तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि तनु क्लासेस ऐप में ही हर एक चीज मिलता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं फ्री में, बहुत सारा पीडीएफ फ्री में मिलता है, सिर्फ पैड नहीं चलता,
समझ गए। बाकी कोई अगर बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स में ज्वाइन भी कर सकते हैं तनु क्लासेस ऐप में, और एक हम लोग टेस्ट भी लेने वाले हैं यहाँ पर। और ये जो पीडीएफ है ये पढ़ा रहे हैं ना, ये पीडीएफ आप लोग को फ्री में दे देंगे। तनु क्लासेस ऐप को ओपन करोगे और वहीं पे फ्री नोट्स लिखा रहेगा, उसी में क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लो अगर वो पीडीएफ नहीं मिला तो हम ये नंबर दे देते हैं, ये नंबर आप लोग नोट कर लो, 62014170 ये नंबर सारे बच्चे के मोबाइल में होना चाहिए। सब लोग, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, 62014170 इस नंबर को तनु क्लासेस नाम से या हमारे नाम से अमन सर के नाम से सेव कर लीजिए। इसी नंबर में आपको डाउट पूछना है। 12 का व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता यार, ये बात तुम लोगों को बताइए। 12th क्लास तुम लोग का खत्म होने वाला है और तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं पता। प्यारे बच्चों, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें ज्वाइन हो जाना सारे बच्चे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो सकते हो? दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, इस वीडियो के नीचे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे व्हाट्सएप चैनल का, या फिर आप इस नंबर पे मैसेज करोगे 62014170 कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए इसी में मैसेज करना। पीडीएफ ये पीडीएफ फ्री मिलेगा, अगर नहीं मिले तो इसी में मैसेज करना, सब कुछ इसी में मिलेगा। ठीक है, चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हाँ सर जी, पीवाईक्यू में है ऐप, बिल्कुल पीवाईक्यू है, बिल्कुल हाँ सर जी, बहुत कुछ फ्री है, बिल्कुल बाबू बहुत सारा चीज फ्री है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कार्नवालिस कोड कब बना? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्नवालिस कोड के बारे में पूछा जाता है। पहले तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कार्नवालिस जो कोड है ये 1793 में बना, और ये कार्नवालिस कोड क्या है? एक कानून है। इस कानून को किसने बनाया था? कार्नवालिस ने बनाया था। कार्नवालिस कौन है? गवर्नर जनरल था, इसी ने एक कानून बनाया था जिसका नाम दिया कार्नवालिस कोड। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जो अस्थायी बंदोबस्त है ये कब लागू हुआ था? 1793 को। ये किसने लागू किया था? कार्नवालिस ने। कहां पर लागू हुआ था? 4 राज्य में, एक यूपी, एक बिहार, एक बंगाल, यूपी बिहार बंगाल और झारखंड। ठीक है, तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्नवालिस कोड है वो कहाँ लागू हुआ? यूपी बिहार बंगाल झारखंड में। कब लागू हुआ? 1793 में। किसने लागू किया? कार्नवालिस ने, और इन्होंने ही 1793 में कार्नवालिस कोड नाम का एक कानून बनाया था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, सर हम बिहार बोर्ड ने हिंदी मॉडल पेपर जारी किया है, कल करवा दीजिए। अच्छा, मॉडल पेपर जारी हो गया क्या? अच्छा ठीक है, करवा देंगे। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था प्यारे बच्चों? तो अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया? अभी हमने बताया कि जो अस्थायी बंदोबस्त है वो लागू किया था कार्नवालिस ने। उसी तरह से एक और बंदोबस्त था जिसका नाम था महलवारी बंदोबस्त। टोटल 3 बंदोबस्त पढ़ना पड़ता है, एक अस्थायी, एक महलवारी, एक रैयतवारी। तो यहाँ पर पूछा कि जो महलवारी बंदोबस्त है ये किसने लागू किया था? बहुत अच्छा, उसका नाम था मार्टिन बर्ड ने। तो मार्टिन बर्ड ने महलवारी बंदोबस्त लागू किया, है ना। और कैप्टन और रीड इन्होंने, मुनरो, कैप्टन रीड मुनरो, इन्होंने लागू किया था रैयतवारी। तो यहाँ पर पूछा महलवारी बंदोबस्त ये किसने लागू किया? मार्टिन बर्ड ने। पूछा जाएगा कि जो महलवारी बंदोबस्त है प्यारे बच्चों ये कहाँ लागू हुआ था? तो याद रखिएगा मध्य भारत में और यूपी में लागू हुआ था ये। ठीक है, चलो दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग, आपको पता है सबसे पहले दक्कन में एक दंगा हुआ था, दक्कन में एक विद्रोह हुआ था। दक्कन में जो विद्रोह है ये कब हुआ था? 1875 में। अब ये विद्रोह किसने किया, कैसे हुआ? 1875 में विद्रोह हुआ। ये विद्रोह किसने किया, कैसे हुआ, इसका पता लगाने के लिए एक आयोग बना, जिस आयोग का नाम क्या है? दक्कन दंगा आयोग। तो ये जो दक्कन दंगा आयोग है ये बना था 1877 में। यहाँ पूछा दक्कन दंगा आयोग गठन कब हुआ? तो आपको आंसर क्या देना है? 1877। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन में 1877 नहीं है तो फिर वहाँ 1875 होगा, 1875 में लगा देना। लेकिन सही आंसर 1877 ही है, लेकिन नहीं है ऑप्शन में तो 75 लगा देना। आप क्या करोगे? पटना में आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी। पटना में, कानपुर में, दिल्ली में, अलग अलग जगह पे 1857 की क्रांति हुई थी। पूछा गया पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में जो 1857 की क्रांति हुई थी ना प्यारे बच्चों, ये क्रांति पीर अली ने किया पटना में। और पीर अली जो कि एक किताब का दुकानदार था। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जो 1857 की क्रांति है ये कब होने वाला था? ये क्रांति 31 मई 1857 को होने वाला था। लेकिन ये क्रांति कब हो गया? 10 मई को। यानी ये क्रांति 10 मई को हो गया। होने वाला कब था? 31 मई को। ये क्रांति किसने शुरू किया? सिपाहियों ने। कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। दिल्ली से इस क्रांति को कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहेब।
लखनऊ से कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। झांसी से इस क्रांति को कौन कर रही थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यहां पूछा पटना में 1857 की क्रांति किसने किया? आप कहोगे पीर अली। बिहार में कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह। अलग अलग लोग अलग अलग जगह से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न देखो, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो हुआ था काशी में, है ना। और कबीर 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 के बारे में जानते हैं, कबीरदास, उनका भी जन्म काशी में ही हुआ था, वाराणसी में। तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। जो भी बच्चे बी लगाए हैं एकदम सही है बाबू, वेरी गुड। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? एक किताब है प्यारे बच्चों जिस किताब का नाम है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक। इस किताब के लेखक कौन है? आपको अशोक मेहता। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली कर दी गई। कब की गई? 1911 में। तो याद रखिएगा 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। 1911 में ही क्या हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया बना था, गेटवे ऑफ इंडिया। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये कहां पर है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये आपका मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत करने के लिए बनाया था, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, ये भी 1911 में बना था। और 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था, अभी भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो याद रखिएगा जो पुर्तगाली है वो गोवा पर कब्जा कर लिया था। कब? 1510 से ही, यानी कि 1510 में ही आकर के उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। बताइए कौन सा नगर है जिसको 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? उस नगर का नाम है बंबई, यानी बंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में आपके एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, है ना। सर हमारे यूपी बोर्ड की पेपर पैटर्न के आधार पर भी, अरे बिल्कुल वैसा ही है, आप करो, यही सब क्वेश्चन आएगा। देखो तो महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर को। कहां पर हुआ था जन्म प्यारे बच्चों? गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी की जन्म कहां पर हुआ था? गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, वहीं पे हुआ था। महात्मा गांधी जी ने बचपन में पढ़ाई कहां पर किया था? बचपन में, तो याद रखिएगा उन्होंने बचपन में राजकोट नाम का एक जगह था, राजकोट। तो महात्मा गांधी जी बचपन में कहां पर पढ़ाई किया? राजकोट नाम का एक जगह जो कि गुजरात में था। महात्मा गांधी जी कौन क्या थे? पेशे से एक वकील थे, वो एक वकील थे और उन्होंने वकील का पढ़ाई यानी वकालत यानी लॉ का पढ़ाई कहां से किया? तो वकील का पढ़ाई उन्होंने लंदन से किया, लंदन से, है ना। महात्मा गांधी जी अफ्रीका में लगभग कितने साल थे? लगभग 22 साल थे अफ्रीका में। 22 साल के बाद वो भारत में आए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी भारत कब आए? महात्मा गांधी जी भारत वापस कब आए? 1915 में, ठीक है। और महात्मा गांधी जी की मां का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद्र गांधी, है ना, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी मात्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। ये सब सवाल महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो प्यारे बच्चों जो चंपारण सत्याग्रह है यह आपका, इसका संबंध गुजरात से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और ये चंपारण सत्याग्रह किसने किया? गांधी जी ने किया। चंपारण एक जिला का नाम है जो कि बिहार में पड़ता है। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था प्यारे बच्चों? तो क्योंकि जो अंग्रेज है वो जबरदस्ती चंपारण के किसानों से नील का खेती करवाता था, इसलिए गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया जिसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। याद रखिएगा इसी को पहला किसान आंदोलन कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए भारत का या गांधी जी के द्वारा पहला किसान आंदोलन जो किया गया वो किसान आंदोलन का नाम क्या है? आप कहोगे चंपारण सत्याग्रह। और पहला जन आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। याद रखिएगा 1930 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो, करो या मरो, ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। चलिए, अस्मिता कह रही है सर क्लास 11 का हिस्ट्री बहुत जल्दी होगा। अस्मिता आपकी क्लासेस लगातार चलने वाली हिस्ट्री की 11th क्लास की, है ना। घबराओ नहीं अस्मिता, टेंशन नहीं लो, आपके भैया लोग को पढ़ा रहे हैं, फिर आप लोग को भी पढ़ाएंगे मजेदार तरीके से, ठीक है। चलो टेंशन नहीं लेना मेरे सब्जेक्ट में, ठीक। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। सर हमारी तैयारी नहीं हुई है। प्यारे बच्चों आप टेंशन ना लो, हम आपको लास्ट में बताएंगे किस तरह से आपको तैयारी करना है अगर तैयारी नहीं हुई तो। डांडी किस राज्य में है? तो डांडी आपका गुजरात में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सबको पता है ये जो मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग एक पार्टी का नाम है जो कि मुसलमानों की पार्टी थी, और ये पार्टी कहाँ पर बना था? ढाका में, ढाका जो कि बांग्लादेश में पड़ता है ना। और हिंदुओं की भी एक पार्टी बनी थी जिसका नाम है हिंदू महासभा। ये पार्टी कब बनी थी? 1915 में। अगला प्रश्न है, ये जो पाकिस्तान शब्द है ये किसने दिया था? याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। पाकिस्तान जो शब्द है वो 4 जगह को लेकर बना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है संविधान सभा क्या है। तो संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा, 6 अगस्त 1946 को। तो 6 अगस्त 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का पहली बार मीटिंग कब बुलाई? 3 दिन के बाद, यानी 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया? राजेंद्र प्रसाद को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया? भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर जिसको संविधान का पिता कहा जाता है, और पहला कानून मंत्री भी कौन है? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा बाबू, लियाकत अली खां। बिल्कुल सही, 50 का जो भी बच्चे बी लगाए हैं एकदम सही है। प्यारे बच्चों, पहले तो 2 इन्फॉर्मेशन है, फिर आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। और आप लोग पहले बताइए कि टोटल 50 क्वेश्चन हमने कराया, और ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ईजी था। तो आप लोग बताइए कि 50 में से आपने टोटल कितना सही किया। आप लोग कमेंट करो। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, आपको संडे को एक महा टेस्ट होने वाला है। संडे को कितना बजे? टाइम याद रखना, शाम 5 बजे। और ये टेस्ट क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा, यानी समझो कि इसके लिए पैसा आपको नहीं देना होगा, घबराओ नहीं। एक और वीडियो हम बना देंगे कैसे टेस्ट देना है, क्या क्या करना है। तो संडे को शाम 5 बजे आपका टेस्ट होने वाला है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। सब हिस्ट्री का अच्छे से तैयारी कर लेना, बढ़िया से रिवीजन वगैरह कर लेना जितना हो सके, ठीक है। तनु क्लासेस ऐप में होगा तैयारी। टेस्ट कहाँ पर होगा? तनु क्लासेस ऐप में। और जो बच्चा अच्छा नंबर लेके आया उसको कुछ रिवार्ड भी दिया जाएगा, टेंशन नहीं लो, है ना, ताकि तुम लोगों को भी थोड़ा खुशी हो, कुछ रिवार्ड भी उनको मिलेगा। और प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी कह रहे थे कि सर हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, हम कैसे क्या करें, थोड़ा सा सुन लीजिए। प्यारे बच्चों, अभी जैसे आप लोगों को पता है कुछ ही दिन पहले हम लोग क्रैश कोर्स की शुरुआत किए हैं ना। क्रैश कोर्स में आपका पहला चैप्टर से क्लास शुरू हुआ है, और अभी आपका दूसरा तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं, फाइनली क्रैश कोर्स में आपकी क्लासेस शुरू हो गई है। बिल्कुल शुरू से पढ़ाई हो रही है। जो भी कुछ क्लास आपका छूट गया वो सब क्लास आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है। तो क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन करिए, है ना। क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने के लिए तनु क्लासेस ऐप को ही डाउनलोड करना पड़ेगा। किसी तरह का अगर जानकारी चाहिए तो 62 041 70 762 ये नंबर पे आप पूछ लेना। इसी नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अब क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ाते हैं तो ध्यान से सुनिए हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। सबसे पहले हर एक चैप्टर का 1 शॉट पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए इतिहास है तो इतिहास का पहला चैप्टर हमने पढ़ाया, पहले पूरा थ्योरी को अच्छे से पढ़ाते हैं जहाँ से आपका एग्जाम आने की संभावना है ना। पहला थ्योरी को पढ़ाते हैं, फिर दूसरा हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। मान लो कोई चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम में ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो पहले क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद लाइव होती है, सारी क्लास लाइव होती है। लाइव में जुड़ोगे तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। याद रखना, क्रैश कोर्स में जितनी भी क्लास होती है हम लोगों की लाइव होती है, आप लोगों की भी लाइव क्लास में जुड़ना है। अगर टाइम टेबल आपको जानना है कि भाई कब कौन सी क्लास होती है, इस नंबर पर मैसेज करके टाइम टेबल पूछ लीजिए। तो पहले हम लोग लाइव क्लास लेते हैं। अगर लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए तो उस क्लास को आप रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। क्लास देखने के बाद उस क्लास का PDF देते हैं, PDF को आप पढ़ लेना। PDF को पढ़ने के बाद फिर उस क्लास का टेस्ट लेते हैं, यानी जो PDF दिए फिर उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद फिर प्यारे बच्चों PYQ टेस्ट लेते हैं। PYQ टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई जो चैप्टर आप पढ़े उस चैप्टर से अब तक कौन कौन सा सवाल आया है वो सारे सवालों का टेस्ट लेते हैं, है ना। एक हम डेमो के तौर पर आपको दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ना है और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा ज्वाइन किया है वो भी पूछ रहा था सर क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ें। आप इस मोबाइल में बस 2 मिनट सिर्फ ध्यान से देखिए और देखिएगा आपको हर एक चीज बढ़िया से समझा देंगे। देखो ये प्यारे बच्चों हम लोगों का तनु क्लासेस ऐप है, जिसको आप कहां से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर से। तो आप सारे बच्चे प्ले स्टोर, ये है प्ले स्टोर, देख लीजिए यहाँ पर प्ले स्टोर है, ठीक है। ये है प्ले स्टोर में जाना और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग लिखना, प्ले स्टोर में जाकर के आप लोग लिखना, है ना, तनु क्लासेस। इस तरह से तनु क्लासेस लिखना और तनु क्लासेस आप अगर इंस्टॉल कर लिए हैं तो इस तरह से ओपन लिखा हुआ आएगा, ठीक है।
तो ये प्ले स्टोर में जाकर के, ये है आपका प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में जाना, वहाँ जाकर के तनु क्लासेस लिख करके इसको ओपन कर लेना। ठीक, ओपन करने के बाद आप अगर पहली बार तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके पास नाम पूछेगा, पहले नंबर पूछेगा, फिर नाम पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, सब अच्छे से भर लेना। अगर नहीं भर पाओगे तो ये नंबर पे कॉल करके पूछ लेना कैसे भरा जाता है। ठीक, तनु क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लिए। तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद, नंबर डालने के बाद इस तरह से आपका तनु क्लासेस ऐप खुलेगा। ठीक, अब यहाँ पर पैड कोर्स है, पैड कोर्स पे क्लिक करना। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स सबसे ऊपर दिख रहा है, ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं क्रैश कोर्स में, सबसे बड़ी टीम है आर्ट्स की। तो देखिए क्रैश कोर्स में हम ले लिए हैं तो मेरा व्यू कोर्स लिखा आ रहा है, आप अभी नहीं लिए हो तो आपका बाय नाउ लिखा आएगा, व्यू कोर्स में क्लिक करना। अब देखो क्लास कैसे करना है, आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ से टाइम टेबल देख लेना है, यहाँ से जो जो प्रिंटेबल नोट्स दिए यहाँ से प्रिंट कर लेना, यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे आ जाइए। अब सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट है। हम एग्जाम्पल के लिए एक सब्जेक्ट ले लेते हैं हिस्ट्री। पढ़ाई कैसे करना है, तो जैसे मान लो हिस्ट्री का क्लास करना है आपको, हिस्ट्री में क्लिक करना। हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद आपको लाइव क्लास दिखेगा, लाइव क्लास में क्लिक करना। जैसे ही लाइव क्लास में क्लिक करोगे इस तरह से क्लास खुल जाएगा। ठीक, यहाँ पर वॉच का बटन दिख रहा है, वॉच, वॉच में क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका क्लास खुल जाएगा। देख लीजिए, देखिए ये क्लास खुल गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्लास जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर उसका पीडीएफ मिलेगा, यहाँ पर इस जगह पे क्लिक करना। देखो ये पीडीएफ खुल गया, देख रहे हैं। फिर पीडीएफ खुलने के बाद फिर वापस हो जाइए, फिर यहाँ पर इसका टेस्ट है, टाइम क्विज, ये टेस्ट है, यहाँ से टेस्ट दे देना। अब देखो टेस्ट में क्या पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सिलघड़ी की बनी है, फिर लगा देंगे बनावली किस राज्य में है, हरियाणा में है। कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दीजिएगा ना तो देखिए रेड दिखाएगा, लाल दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना, सबमिट, और यस पे क्लिक कर देना। इस तरह से आपका टेस्ट हो जाएगा। हमने टोटल 2 क्वेश्चन सही किया, बाकी टोटल 64 क्वेश्चन पूछा है अब तक। पहला टोटल 64 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, हमने आपको दिया है। सॉल्यूशन पे क्लिक करना, अब सारा क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस तरह से आपने टेस्ट दे दिया तो क्या क्या किया, सबसे पहले वो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा वीडियो को, यहाँ पे क्लिक करके भी पीडीएफ को देख सकते हैं, यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। ये आप एक टेस्ट दे दिए, उस चैप्टर से जो भी सवाल है उस सारा सवाल का टेस्ट ले लिए। अब प्यारे बच्चों आपको एक टेस्ट देना है पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू टेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो फिर से हिस्ट्री स्पेशल में जाना है, यहाँ पर स्पेशल टेस्ट सीरीज दिख रहा है आपको, स्पेशल टेस्ट सीरीज में क्लिक करना। फिर यहाँ पर 4 तरह का हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो यहाँ पीवाईक्यू टेस्ट यहाँ पर है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में क्लिक करना। अब देखो पहला चैप्टर से जो भी सवाल पूछे वो सब पहला चैप्टर में है, आज तक पहला चैप्टर से जो भी सवाल पूछा है वो सारा आपको मिल जाएगा पहला चैप्टर में। क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ अटेम्प्ट पे क्लिक करना है। अटेम्प्ट पे क्लिक करने के बाद हम एक बार दे दिए हैं, दोबारा देने के लिए री अटेम्प्ट पे क्लिक करो, देखो खुल गया। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों पहला चैप्टर से अब तक कितना सवाल पूछा गया आपको पता है, देख लीजिए कितना सवाल पूछा है। पहला चैप्टर से अब तक 34 सवाल पूछा जा चुका है, तो सारा पूछा हुआ सवाल आपको यहाँ पर मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ मिले, मोहनजोदड़ो से। सेवन नेस्ट कर दिए, लोथल कहाँ पर स्थित है, लोथल आपका गुजरात में है। फिर सेवन नेस्ट क्लिक कर दीजिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। इस तरह से सबमिट पे क्लिक करिए, यस पे क्लिक करिए, आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होगा। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, जैसे टोटल 15 चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे, है ना, जिसका 12 सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, यूपी, झारखंड, एमपी सारे बच्चे, बिहार के तो पढ़ ही सकते हैं, बाकी सब भी। तो लाइव क्लास होती है, फिर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, फिर पीडीएफ मिल जाएगा, फिर टेस्ट मिल जाएगा, फिर पीवाईक्यू टेस्ट होगा। इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद याद रखना सब्जेक्टिव का भी हम लोग पीडीएफ दिए हैं पीवाईक्यू का, उस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव पूछा गया है ये दोनों पीडीएफ हम लोग दिए हैं क्रैश कोर्स में। बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाई होती है। ये जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर आपका कौन सा क्लास होगा, फिर आपका हम लोग मॉडल पेपर करवाएंगे, मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर। फिर मॉडल पेपर के पहले पीवाईक्यू करवाएंगे, यानी पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन का क्लास लेंगे। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ फिर पीवाईक्यू करवाएंगे, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन, फिर मॉडल पेपर पर करवाएंगे। फिर प्यारे बच्चों लास्ट में आपको हम जो गेस क्वेश्चन देंगे फिर ये गेस क्वेश्चन कराएंगे और आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट। ये सारा चीज़ आपका कहाँ पर होगा, क्रैश कोर्स में। मैं आपको कह दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं जानते हैं प्यारे बच्चों आपके पास आखिरी मौका है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और दोबारा ये वक्त घूम के नहीं आएगा। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं
आप यकीन मानिए, भरोसा करिए, आर्ट्स का सबसे बड़ा चैनल है, सबसे ज़्यादा टीचर्स यहीं पे पढ़ाते हैं, है ना। और फीस भी बहुत मिनिमम है, एक ही बार आपको पेमेंट करना है, बहुत ही कम फीस है। इसलिए आपसे कह रहे हैं, आपके जितने भी भाई है बहन है वो ज़रूर हम लोगों से पढ़ा होगा पिछले साल की तरह आपको भी टॉपर बनना है, बढ़िया नंबर लाना है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आपको अफसोस होगा बाद में अफसोस ना करना पड़े, इसके लिए आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए। और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करना है, तो आप ये नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अब आप लोग बताइए कि टोटल आपने कितना क्वेश्चन सही किया, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। सर मेरा नाम मुस्कान भारती है। सर मेरा 48 सही हुआ। सर उर्दू ग्रामर की क्लास शुरू हो गई है। चलो, उर्दू ग्रामर की क्लास शुरू हो गई तो आप लोग जाकर के उर्दू ग्रामर की क्लास कर सकते हो। यहाँ पर भी क्लास ख़त्म हो गई। हिंदी की क्लास हमारी होगी आपका 9 बजे, तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस में। तो जो बच्चा नहीं जानते हैं वो तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस चैनल यूट्यूब में सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना, वहीं पे हिंदी की क्लास होगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का सारा क्वेश्चन बना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा। सर 11th में हूँ और मैं 12th का पढ़ाई बहुत ही अच्छा हो गया है, बट 11th का नहीं हुआ। यूपीएससी लवर मिस ज्योति, अच्छा आप 11th में और 12th का पढ़ाई कर लिए। अच्छा कोई बात नहीं, 11th का पढ़ाई भी आपका हो रहा है बहुत अच्छे से, सारा सब्जेक्ट। सिर्फ मेरा हिस्ट्री छोड़ के बाकी सारा हो रहा है ना। बाकी हिस्ट्री का टेंशन मतलब हम आपका पूरा कर देंगे, है ना। दिसंबर के लास्ट तक पूरा हो जाएगा, घबराओ नहीं। चलो, क्यूट तानिया, हेलो भैया मेरा 49 सही हुआ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 44, 50 में 50 सही होना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत सारे सवाल आसान आसान सवाल पूछे गए थे, ठीक है। अब आप लोगों के मन में कोई डाउट है, सर सब्जेक्टिव वाला दीजिए, प्रिंट कराना है। सब्जेक्टिव वाला तो दे दिए है ना, क्रैश कोर्स में जितना हुआ है उतना ही न टेस्ट में आएगा। नहीं, टेस्ट एक्स्ट्रा दे दिया गया है, आप चाहो क्रैश कोर्स में जितना पढ़ाए हैं उतना टेस्ट नहीं, टेस्ट हम लोग पूरा तैयार कर दिए हैं। अगर आप मान लीजिए ज़्यादा करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा टेस्ट दीजिए, है ना। जैसे हिस्ट्री का 15 चैप्टर का टेस्ट दे दिए हैं। आपको अगर मन है सबका टेस्ट देना तो सबका जाके दीजिए। थोड़ा सा 10 मिनट तनु क्लासेस ऐप में टाइम दीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो सारे बच्चे टेस्ट के लिए तैयार हैं। संडे को शाम को 5 बजे आप सभी लोग तैयार रहना। एक वीडियो और हम बना देंगे, शॉर्ट वीडियो, जहां पर सारा चीज आपको बता देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। 9 बजे अभी हम आ रहे हैं और बिल्कुल सब्जेक्टिव का भी टेस्ट लेने वाले हैं बहुत जल्द। आपका कहीं पे नहीं होता सब्जेक्टिव का, लेकिन हम लोग लेने वाले हैं। इतने सारे टीचर्स जो है आपकी कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है। चलो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना सारे बच्चे। फ्री वाला पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कितना बार बताए हैं बताओ, बहुत बार बताए हैं। फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पर। तुम लोग तनु क्लासेस ऐप में जाके थोड़ा टाइम दोगे तब ना सीखोगे। देखो कहां पर मिलेगा, ये है तनु क्लासेस ऐप, ठीक है। तनु क्लासेस ऐप है, इसको जैसे ही ओपन करोगे, चलिए ये है तनु क्लासेस ऐप। यहाँ पर फ्री नोट्स दिख रहा, फ्री नोट्स में क्लिक करना। यहीं पे ऊपर में हिस्ट्री है ना, तो अभी यहीं पे मिल जाएगा। देखिए उस दिन वाला पीडीएफ यहाँ दे दिया है ना, देखो दे दिया ना, उस दिन जो लिए थे 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। फिर उस दिन हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव लिए थे, वो भी दे दिए हैं। फिर ज्योग्राफी का क्लास लिए थे इंपॉर्टेंट वाला, तो ज्योग्राफी का भी दे दिए हैं। देखो यहाँ पर है ना, यह ज्योग्राफी है। 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिए थे, देखिए वो भी दे दिए हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन बैंक लिए थे ज्योग्राफी का, वो भी दे दिए हैं। सारा पीडीएफ प्यारे बच्चों आपको दे देते हैं, जो जो आपको बोला जाता है। देखो ये भी दे दिए हैं पहला चैप्टर का। तो इस तरह से आपको पीडीएफ दे दिए हैं, ठीक है। आप जाकर के देख लेना, समझ में आ जाएगा। आप लोग बहुत तेज हो, थोड़ा सा टाइम दो ना, सब आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।